नाजरीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाजरीन, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मौजू पे बात करेंगे, जिस मौजू को हम मेडलेपर के नाम से जानते हैं, मेडिको लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग सिस्टम। यहाँ इस सिस्टम का क्या हाल है, किस तरह की सूरत हाल है यहाँ जम्मू कश्मीर में, हम आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए जानेंगे कि फोरेंसिक मेडिसिन किसको कहते हैं, फोरेंसिक साइंस किस चीज़ को कहते हैं और इसमें क्या तफावत है। और आपने अक्सर बेशतर ये देखा होगा कि जब कहीं पे कोई ऐसी मौत वाक़ा हो जाती है जिस पे शक व शुबहात होते हैं, तो वहाँ पे पोस्टमार्टम की ज़रूरत पड़ती है। वर्चुअल ऑटोप्सी किसको कहते हैं, रूटीन ऑटोप्सी किसको कहते हैं, क्या फ़र्क है इनमें, और इसमें अगर हम देखेंगे कि लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हैं वर्चुअल ऑटोप्सी के, ये खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। और हमारे साथ आज इस मौजू पे बात करने के लिए स्टूडियो में तशरीफ़ रखे हुए हैं, ये हैं डॉक्टर अज़िया मंजूर साहब, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है फोरेंसिक मेडिसिन जीएमसी अनंतनाग। डॉक्टर अज़िया मंजूर साहब, आपका वेलकम है हमारे शो में। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने आगाज़ में बता दिया कि बहुत ही दिलचस्प मौजू है, और दिलचस्प मौजू हम इसको इस वजह से भी कहेंगे कि इस मौजू पे ज़्यादा मालूमात नहीं है। अगर हम मेडलेपर की बात करेंगे, मेडिको लीगल एग्जामिनेशन एंड प्रमोशन रिपोर्टिंग सिस्टम, सबसे पहले अगर हम आ जाएंगे तो आप कुछ लाइंस में ये समझाइए कि ये सिस्टम क्या है। जैसे कि आपने अभी पहले ही बता चुके हैं कि मेडलीपार की जो फुल फॉर्म है वो है मेडिको लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग सिस्टम। जी। सो ये एक जेनेरिक सॉफ्टवेयर है जिसको तैयार किया गया है फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स एंड मेडिको लीगल रिपोर्ट्स। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये सबसे पहले हरियाणा सरकार ने लागू किया हुआ है। 2012 में उन्होंने ये कोशिश की कि हम ऐसा एक सॉफ्टवेयर तैयार करें जिससे सारे डॉक्टर्स हरियाणा में एक रिटन रिपोर्ट की जगह कंप्यूटर प्रिंटेड रिपोर्ट्स दिए जाए। शायद 2018 में इसके सिलसिले में कोई लेटर ऑन उनको थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि हरियाणा और पंजाब कोर्ट्स ने ये सुनिश्चित किया कि अगर हम मेडलीपार को लाते हैं तो उस मेडलीपार को लाने से क्या क्या मतलब आगे उसके वजूहात रहेंगे, क्या वो लाना भी ठीक है कि नहीं है। तो इस ज़िम्मन में जो हाई कोर्ट ऑफ हरियाणा एंड पंजाब है, तो उन्होंने एक ऑर्डर पास किया है कि मेडलीपार शुड बी इम्प्लीमेंटेड एज सून एज पॉसिबल। और उसके लिए उन्होंने एनआईसी हरियाणा को बोला कि आप एक सॉफ्टवेयर तैयार कीजिए जिसका लेटर ऑन उसका नाम पड़ गया मेडलीपार। तो उन हरियाणा में जब ये मतलब इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया, इट वाज लेटर ऑन इन 2014, 15, 16, तो ये इंप्लीमेंट हो गया पूरा। मेडलीपार हरियाणा में इस टाइम पूरा इंप्लीमेंटेड है। इट इज ऑल्सो इंप्लीमेंटेड इन एमपी, मध्य प्रदेश एज वेल। तो ये इस टाइम अभी हरियाणा, पंजाब और एमपी है जहां मेडलीपार यूज हो रहा है, नॉट अदर द स्टेट्स। तो अभी रिसेंटली कुछ 2 months बैक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन एन इनिशिएटिव कि एक मेडलीपार बहुत अच्छी चीज है अगर इसको इंप्लीमेंट किया जाए इन ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो उस केस में, उस ज़िमन में, तो ये मेडलीपार इंप्लीमेंट होने वाला है जे.एंड.के में भी। तो जे.एंड.के गवर्नमेंट ने थ्रू एचएमई एक ऑर्डर निकाला कि मेडलीपार विल बी कंपलसरी इन जे.के गवर्नमेंट, बट आफ्टर इट इज सर्टेन पीरियड। तो उस सर्टेन पीरियड में क्या हमें बोला गया है कि एनआईसी हरियाणा ने एक जेनेरिक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है फॉर जे.एंड.के। इट इज अ जेनेरिक सॉफ्टवेयर विच इज इन द फॉर्म ऑफ डमी, इज अ डमी सॉफ्टवेयर। तो डमी सॉफ्टवेयर में क्या करना है, जब हम डमी सॉफ्टवेयर खोलते हैं, एक लिंक क्रिएट की गई बाय द हरियाणा एनआईसी इन एसोसिएशन विद एनआईसी ऑफ जे.एंड.के। तो उन्होंने एक डमी सॉफ्टवेयर प्रिपेयर किया जिसकी लिंक शेयर की गई टू ऑल द मेडिकल ऑफिसर्स, टू ऑल द इंस्टीट्यूट हेड्स कि टेल योर डॉक्टर्स टू डू द रजिस्ट्रेशन ऑन द सेम पोर्टल। तो मुझे उस जिम्मन में जेके गवर्नमेंट में नोडल ऑफिसर बनाया गया फॉर होल जे.एंड.के। एज आई एम ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट, तो ऑब्वियसली मेडलीपार को स्टार्ट करने के लिए एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट की होने की बहुत आवश्यकता थी। दैट इज द रीजन कि मुझे इस काम को
दिया गया। जिस तरह से आपने आवश्यकता की बात की कि नाज़रीन मोहतरम, हम आपको भी बताना चाहेंगे कि जो अभी डॉक्टर साहब ने यहाँ पे फरमाया, जो इन्होंने कहा कि यहाँ पे भी मैंडेटरी इसको किया गया, लेकिन एक बात हम आपको यहाँ पे कहना चाहेंगे कि मुल्की सतह पे अगर आपको याद होगा कि जो हाल ही में जो 3 नए कवानीन यहाँ पे लागू हुए, यहाँ पे नाफिज हुए 1 जुलाई से हमारे मुल्क में, उन कवानीन में भी फॉरेंसिक साइंस को एक खास जगह दी गई है। तो अब जो है, अब जबकि अब ऑनलाइन तरीके से बहुत सारी चीज़ों को आजकल मतलब अमलाया जाता है, इसी तरह से अगर हम इस चीज़ की बात करेंगे, मेडिको लीगल एग्जामिनेशन की बात करेंगे, अब इसको भी बिल्कुल साफ शफाफ बनाने के हवाले से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले अगर हम देखेंगे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, जिस तरह से भी डॉक्टर साहब ने बता दिया, क्योंकि इससे पहले जो रिपोर्टिंग हुआ करती थी वो रिपोर्टिंग हाथ से लिखते थे। अब जो साइंस है वो पढ़ना, डॉक्टर साहब का जो इनकी मतलब जो अपनी उनकी जो मतलब टर्म्स है उनको समझना बहुत दुश्वार होता था। थोड़ा सा इस पे आप बता दीजिए डॉक्टर साहब। जी सर, एक्चुअली क्या था कि जो पहले नहीं अभी भी मतलब एमपी और हरियाणा और पंजाब को अगर छोड़ के देखे तो सारे रिपोर्ट्स जो भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स या मेडिकल ऑफिसर्स दोज हु आर इन्वॉल्व इन ऑटोप्सीज पोस्टमार्टम्स, तो वो अभी भी हैंड रिटन रिपोर्ट्स देते हैं। हम हाथ से रिपोर्ट्स लिखते हैं और फिर हम आईओ को सबमिट कराते हैं वो रिपोर्ट्स, बट वो लेजिबल नहीं होते थे, वो कोर्ट रीड नहीं कर पाती थी, आईओ रीड नहीं कर पाता था। बहुत सारी जगहों पे आईओ को वापस आना पड़ता था डॉक्टर साहब के लिए समझने कि के प्लीज लिए। इसको एक्सप्लेन कीजिए, मुझे इस वर्ड को समझ नहीं आ रहा है। कोर्ट्स को डिफिकल्टी होती थी, वो इसीलिए उनको समन किया जाता था डॉक्टर साहब को कि ये हमें समझ ही नहीं आया, तो आप एक बार कोर्ट को समझा दीजिए कि आपने लिखा क्या है। सही बात। तो उस चीज को कम करने के लिए ही हरियाणा और पंजाब कोर्ट हैज पास द ऑर्डर कि ये इंप्लीमेंट किया जाए एज सून एज पॉसिबल। सो मेडलीपार को लाया ही इसीलिए गया है कि नाउ द रिपोर्ट्स विल बी कंप्यूटराइज्ड। बेसिकली इट इज अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम नाउ। अभी जो आपने बात की, आपने इंपॉर्टेंस के हवाले से बात की, अब हम बात करना चाहेंगे कि इससे कौन कौन से फवायद होंगे और किसको इससे फायदा होगा। इसको फायदा डायरेक्टली कॉमन पीपल को होगा। वो कैसे होगा? अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम कंप्यूटराइज देंगे, एक तो बिल्कुल ही मतलब टाइम सेविंग है, डाटा सेविंग है कि डाटा जैसे हमने रिटन रिपोर्ट दे दिया, उसके बाद उस रिकॉर्ड को संभालने के लिए हमें अलमारियां चाहिए, हमें और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। बट ऐसे इस ज़मन में अगर हम कंप्यूटराइज्ड होगा तो एक ही कंप्यूटर में सिर्फ एक हार्ड ड्राइव चाहिए जिसमें एक डाटा सेव होगा, तो इट विल बी सेव्ड फॉर लाइफ लॉन्ग। तो इसकी वजह से अगर डाटा सेव रहता है, इससे टाइम बच जाएगा, डाटा सेव हो रहा हमारा। उसके बाद में जो आईओ है, ही नीड नॉट गो फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, सो सिर्फ ही हैज टू गो टू दैट पर्टिकुलर डॉक्टर एंड ही विल गिव ऑनलाइन तरीके से भी वो उनके साथ ही कैन सेंड द रिपोर्ट टू द कंसर्न्ड आईओ एज वेल डायरेक्टली। बहुत खूब है जिस तरह से आपने समझाया। अभी ये बताइए डॉक्टर साहब कि अभी आपने यहाँ जम्मू कश्मीर की बात की, या आपने कहा कि सबसे पहले इसकी इब्तिदा कहाँ पे हुई। अभी अगर हम अपने मुल्क की बात करेंगे, बहुत सारे यूटीज़ हैं यहाँ पे, बहुत सारे यहाँ पे स्टेट्स हैं, तो बाकी स्टेट्स में, बाकी यूटीज़ में क्या सूरत हाल है, कहाँ कहाँ है? जी, जैसे मैंने पहले अभी बोल चुका हूँ आपसे कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है कि मेडलीपार हर जगह मतलब आना चाहिए एज सून एज पॉसिबल। यस, इट इज मैंडेटरी नाउ फॉर ऑल द डॉक्टर्स कि उनको लॉग इन करनी है, रजिस्ट्रेशन करनी है, एंड दे हैव टू यूज दिस सिस्टम इन नियर फ्यूचर इन ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो कश्मीर की सूरत हाल ये है कि हमारी अभी टोटल रजिस्ट्रेशन 4000 पहुंच चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक महीने में ही हमने 4000 डॉक्टर्स को रजिस्टर कर चुके हैं इस मेडलीपार में। तो इट इज हाईएस्ट आफ्टर द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। दिस इज JNK विच इज आफ्टर हरियाणा, पंजाब एंड MP नाउ। अभी जो अगर एडवांटेज की बात करेंगे, आपने एक बात अभी कही कि जो कोर्ट है, क्योंकि एक डॉक्टर का वक्त बहुत कीमती होता है। जी सर। एक डॉक्टर के चंद लम्हों से एक इंसान की जान बच सकती है। तो इधर आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि एक डॉक्टर का वक्त जो है वो कितना कीमती है। ये बताइए आप डॉक्टर साहब कि अब जो बेनिफिट है, आपने ये बात की कि जो कोर्ट में है, आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसको फायदा पहुंचता था, इससे राहत क्या पहुंचेगी? वक्त बचाने के हवाले से किस तरह का फायदा एक डॉक्टर साहब को मिलेगा? थोड़ा सा तफसील से बता दीजिए। देखिए, डॉक्टर साहब के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको भी मतलब पहले क्या होता था जब हम मतलब मेडलीपार नहीं था, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी पहले आईओ रिक्वेस्ट लेके आएगा, डॉक्टर साहब को देगा। समटाइम्स ये भी होता है जब हम कैजुअलिटीज में काम करते हैं, जैसे मैंने बताया मेडलीपार सिर्फ
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से डील नहीं करता। मेडलीपार डील करता है मेडिको लीगल केसेस एज वेल। तो मेडिको लीगल केसेस में क्या आता है? मेडिको लीगल केसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी किसी को इंजरी हो गई, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, उस को उठा के हमने कैजुअलिटी में लाया। कैजुअलिटी में जब डॉक्टर साहब देते हैं ना, तो इसको इंजरी रिपोर्ट बनानी है, लेटर ऑन इसको देनी है इन द फॉर्म ऑफ इंजरी रिपोर्ट। वो इंजरी रिपोर्ट जब आईओ आता था, उसको यही नहीं पता होता था कि मैं किस डॉक्टर साहब से इंजरी रिपोर्ट लूं। बट एज दिस इज ए कंप्यूटराइज्ड, तो द डॉक्टर हु हैज सीन द केस हैज टू instantly fill the details in the form, online form, and later on he can give the report. He has a time of 3 days to fill the report and give. So it will be very easy for the doctor to to give the report as soon as possible, because there is only gap of 3 days. So within 3 days he have to give the report. So reports will be very legible. It will go to the court. One is that. Another big advantage of this is that courts may not sometimes summon the doctor, because the report will be legible. Exactly. Doctor's time will be saved. Bilkul. So he need not to go to court to just see his handwriting, because this is a written report signed by the doctor, which has a registration number of the doctor, so and the place of working and his designation. So sometimes maybe the near future courts, these reports can go directly to the courts as well through online mode. They are working on it. Medlipar is NIC Haryana is working on this Medlipar. Maybe in near future this will be also added, that doctors, the courts, judiciary, पुलिस, एवरीबडी कैन सी दिस रिपोर्ट्स विदाउट टेकिंग इट फ्रॉम द डॉक्टर। बहुत खूब आपने बता दिया। नाज़रीन, हम आपको बताना चाहेंगे, जिस तरह से पिछले कई शुमारों में हमने उन 3 नए कवानीन के हवाले से बात की, उसमें यह बात भी कही गई कि जब कहीं पे कोई एक्सीडेंट हुआ करता था, तो एक्सीडेंट के दौरान सबसे पहले जो है, जब हॉस्पिटल में हमारा वो पेशेंट जाता था जिसको कहीं पे कोई हादसा पेश आता था, तो उस वक्त सबसे पहले पुलिस बुलाई जाती थी, पुलिस से कहा जाता था कि वो आए। क्योंकि जब आज बिल्कुल डॉक्टर रज़िया मंजूर साहब ने बिल्कुल वाज़ह कर दिया यहाँ पे, उनने कहा कि वो सबसे पहले उनको ऑनलाइन जाना है, फॉर्म भरना है, वो तब तक उसमें बाज़ाब्ता सब चीज़ें वो कर सकते हैं। जिस तरह से हमने इससे पहले भी कहा कि अब पुलिस को वहां आने की जरूरत नहीं है, कंसर्न डॉक्टर जो ऑनलाइन वहां पे जो ऑन ड्यूटी होगा, वो वहां पे बाज़ाब्ता उसका इलाज जो है वो स्टार्ट कर सकता है। फिर उसकी जो ऑब्जर्वेशंस होंगी, वो ऑब्जर्वेशंस वो दे सकते हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा। अभी हम डॉक्टर रज़िया मंजूर साहब, अब हम आना चाहेंगे कि अभी आपने एडवांटेजेस की बात की, स्टेट्स की बात की, कहां पर है। अब अगर हम समझने की कोशिश करेंगे कि फोरेंसिक मेडिसिन क्या है, इस पे आप हमें थोड़ा सा तफसील दे दीजिए। जी, फोरेंसिक मेडिसिन 2 चीज़ है सर, जो कॉमन मासेस में एक है कि फोरेंसिक साइंस, यूजुअली इन द बिगिनिंग ओनली यू आल्सो सेड फोरेंसिक साइंस, बट फोरेंसिक मेडिसिन एंड फोरेंसिक साइंस इज टोटली अपसाइड डाउन। Forensic medicine is a branch of medicine, forensic science is a branch of science. So forensic medicine deals with the administration of knowledge in justice. In short, we can say it is a legal medicine. So we do the legal part of the medicine. Okay. Right? And forensic science deals with the criminology. It is the collection of evidences which is used for criminal cases. Okay. That is forensic science. So they deals only with the evidences, but we do the cases. For example, I'll give an example in case of forensic medicine. Forensic medicine deal with unnatural deaths. We deal with natural deaths as well, but most of the part is medico-legal part. Medico-legal is unnatural deaths. All the unnatural deaths comes under forensic medicine. Unnatural deaths, example, road traffic accidents is an unnatural death, suicide, accident, homicide, killed by an animal, killed by machinery, operation theatre deaths, these all comes under medical legal cases. This all come under forensic medicine. So forensic medicine has the other parts as well. We have the other domains of the forensic medicine. Like forensic medicine has jurisprudence. Forensic medicine has toxicology. Forensic medicine has forensic psychiatry. Forensic medicine has mechanical injuries. Forensic medicine has sexual jurisprudence. So it is a vast field of forensic medicine which covers each and every part of the medicine. बट फॉरेंसिक साइंस के हवाले से जिस तरह से आपने बात की, क्योंकि हमने ऑलरेडी उस सिलसिले में भी बात की, उस सिलसिले में भी बाज़ाब्ता यहाँ पे अब फॉरेंसिक लैब्स को भी यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, जो हमने अभी 3 नए कवानीन की बात की। अभी अगर हम बात करेंगे कि जो इसमें मतलब कौन कौन से इसमें चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें कवर हो जाती हैं, अगर हम बात करना चाहेंगे फॉरेंसिक मेडिसिन की, जो अभी आपने बता दिया, थोड़ा सा उसमें और आप तफसील से बता दीजिए। जी सर, फॉरेंसिक मेडिसिन में जैसे मैंने आपको कहा, हम अननेचुरल डेथ्स को डील करते हैं। हमारे किस तरह से डील होता है, हम इसमें थोड़ा ये चीज़ है, देखिए आप मान लीजिए कि फॉरेंसिक मेडिसिन के हवाले से हमें अननेचुरल डेथ कहीं पे, जी सर, तो किस तरह से डील किया जाता है, थोड़ा सा इसका प्रोसीजर क्या है? राइट सर,
तो फॉरेंसिक मेडिसिन में आप बेसिकली जानना चाहते हैं कि व्हाट इज रिलेटेड टू पोस्टमार्टम, बिल्कुल। तो पोस्टमार्टम को हम नेक्रोपैक्सी भी बोलते हैं, ऑटोप्सी भी बोलते हैं, अनदर नेम इज पोस्टमार्टम। सो ये तीनों सेम है, नाम डिफरेंट है, तो इट्स अ वन एंड द सेम थिंग। यूजुअली पोस्टमार्टम की मीनिंग होती है that you have to open all the cavities of the body and examine each and every organ of the body. That is postmortem. So partial postmortem has no value. If you do going for a postmortem, you have to do the complete postmortem. Complete postmortem, again I said, it is examination of all the organs and opening of all the body cavities. Like body cavities, I'll give you an example of body cavities. You have to open the skull, you have to open the chest, you have to open the abdomen. These are the cavities. Inside the cavities are organs, so you are examining each and every organ and each and everything which is inside the body, so you have to examine to come out with a solution of that, what is the cause of death, what is the manner of death and what is the time since death. मगर सु कित कन छु बासान कि वुचु अख इंपॉर्टेंट कत छु डॉक्टर साहब इतन ये नाज़रीन मोहतरम चूंकि तोह ते आसी ये जहनस में जरूर सवाल यवान जे येल कुन सातन का वाक गसान छु, कुन सात का डेथ कुन जाय गसान छ, पत छु यवान प्यारन वन हज वुचो वच एमस करू पोस्टमार्टम तो रिपोर्ट क्या आव हज, मगर ये रिपोर्ट कित के छु बना, ये प्रोसीजर क्या छु आसान, यो सवाल हेत गस डॉक्टर अजिया मंजूर सबस निशन ये वन तब ऐसे ये प्रोसीजर कित के ननान अकिस नफरस एम हसा छु फस दिसमसन, कित के नना अकिस नफरस एम हसा छु जहर खमुतन, कित के नना अकिस नफरस एम सत हसा छु बदल का तम कुस्मुक वाक गुमुतन। तो आपको ये थोड़ा आप हमें उस लेवल पे समझाइए, अब हमें आप आसान लफ्जों में समझाइए। तो आपकी वो जो अपनी वो टर्म्स हैं उसमें हम ज्यादा नहीं समझ सकते हैं, लेकिन अपनी आसान लफ्जों में हमें समझाइए किस तरह से आप ये अंजाम दें। जी मैं आपको बताता हूं, एक केस आता है और एक बॉडी आती है, एल नॉट से बॉडी, एक पेशेंट आता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट करके, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होके बाइक पे एक्सीडेंट हुआ है, उसको कोई भी लेके कैजुअलिटी में आता है। उस कैजुअलिटी में आने के बाद पहले सबसे पहले जो होता है मेडिको लीगल केस बनता है, जिसको हम एमएलसी बोलते हैं। तो एमएलसी बनाता है जो भी डॉक्टर साहब वहां पे अवेलेबल होंगे, जो भी जूनियर रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट और कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर होता है, वो एमएलसी बनाते हैं उस बंदे की। जब उसकी एमएलसी बन जाती है उसके बाद वो कंसर्न क्वार्टर्स में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल उसको सर में चोट है तो वो सर्जरी में चला जाएगा, और सर्जरी के दौरान जब वो एडमिट है वहां पर, उसके दौरान उसकी मौत हो जाती है, मौत वाक़या आ जाती है। तो उसके बाद अगर मौत वाक़या आते, क्योंकि ये मेडिको लीगल केस है, अननेचुरल डेथ है, इसके बाद इसका पोस्टमार्टम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अननेचुरल डेथ एज पर लॉ मस्ट बी ऑटोप्सीड। तो ये हमारी मॉर्चरी में आता है। मॉर्चरी में आने के बाद हमारे पास आईओ आता है, जिसको हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बोलते हैं। वो लेके आता है इनकेस पेपर्स, जो पेपर्स उनके पास होते हैं उनको बोलते हैं हम इनकेस पेपर्स। उस इनकेस पेपर में हमें एक्चुअली परमिशन होता है कि आप इसका पोस्टमार्टम कंडक्ट कर लीजिए अंडर लॉ। जी, ये पहले 174 में होता था, अब 194 और 196 में होता है बीएनएस का। 174 वाज सीआरपीसी, 174 वाज पुलिस इंक्वेस्ट, 176 वाज मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, देयर वाज टू टाइप्स ऑफ इंक्वेस्ट व्हिच इज करंटली गोइंग ऑन इन इंडिया। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ इंक्वेस्ट, मैं आपको वो भी बताना चाहता हूं। जैसे कॉर्नल इंक्वेस्ट थी, वो अभी यहां पे नहीं होती है, यूएसए, कनाडा, जापान, वहां पे अभी भी कॉर्नल इंक्वेस्ट चलती है, बट अब इंडिया में वो नहीं चलती है। तो यहां पे जो दो इंक्वेस्ट चलती है वो है पुलिस इंक्वेस्ट या मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। जो मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है, अगर पुलिस ने इंक्वेस्ट कर भी रखी होती है, अगर मैजिस्ट्रेट साहब चाहे तो दोबारा इंक्वेस्ट कर सकते हैं ओवर एंड अबव द पुलिस इंक्वेस्ट। तो ये थी सीआरपीसी में। अभी जो न्यू लॉ है बीएनएस, भारतीय नागरिक संहिता, तो उसमें है 194 पुलिस इंक्वेस्ट एंड 196 एज मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। तो उसमें हमें पेपर दिए जाते हैं, इंक्वेस्ट पेपर्स जिनको हम बोलते हैं। उस इंक्वेस्ट पेपर में होता क्या है बेसिकली, उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होता है वो ये लिखता है कि मुझे इस टाइम पे कॉल किया गया, इस जगह पे बॉडी थी, ये इंजुरीज मैंने बॉडी पे नोट की है, और मुझे शक लगता है कि इसकी वाकया नेचुरल डेथ से नहीं हुई है, ये अननेचुरल डेथ से हुई है, इसलिए मैं इसको आपको सुपुर्द करता हूं कि मुझे इसका मौत का कारण बता दीजिए। तो ये हो गया हमारा। जब तक मॉर्चरी में भी बॉडी है, अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ हमने इंक्वेस्ट पेपर्स लिए, विच इज द इंपॉर्टेंट। मैं यही आपसे बोलना चाहता हूं, जो मैं अभी ऑटोप्सी पे बात कर रहा था, तो मैं उस पे आगे ये बोलना चाहता था कि कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात यह है कि मॉर्चरी में ही ऑटोप्सी करना बहुत जरूरी है। इट कैन नॉट बी डन इन अ प्राइवेट रूम। ओके, ये रूल है ऑटोप्सी का। दूसरी बात यह है कि इनके पेपर्स के बगैर आप ऑटोप्सी नहीं कीजिए। जब तक आपके पास परमिशन नहीं हो ऑटोप्सी करने का, आप ऑटोप्सी मत कीजिए। कोई भी मेडिकल ऑफिसर हो, चाहे वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो, मैं उनको यह भी बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे स्टेट में 90% केसेस जो होते हैं दैट इज डन बाय द मेडिकल ऑफिसर्स। यस, बाय लॉ दे कैन डू द ऑटोप्सीज, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, क्योंकि होल स्टेट में इस टाइम मोर देन
10 फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी नहीं होंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स टू डू ऑल द केसेस ऑफ पोस्टमार्टम। तो इस ज़मन में मेडिकल ऑफिसर्स भी केस कर सकते हैं, एज पर लॉ दे आर अथोराइज्ड टू डू द केसेस। तो उनको मैं ये बोलना चाहता हूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे डोंट टेक द प्रॉपर पेपर्स विच वी कॉल इंकेस पेपर्स। तो उनको इंकेस पेपर्स पहले लेने चाहिए, उसके बाद ही मॉर्चरी में जाना चाहिए और मॉर्चरी में ही करना चाहिए, और मॉर्चरी में ही करना चाहिए। और दूसरी चीज, खुद करना चाहिए। It cannot be done by a mortuary attendant. Okay. The autopsy must be done by a forensic expert or a medical officer or any person who is authorized by a law. उनको खुद करना है ऑटोप्सी, किसी और पे ऑटोप्सी नहीं छोड़नी है, उनको खुद करना है और मॉर्चरी में करनी है। तीसरी बात है, अब उनको इनकेस पेपर मिल गए, वो मॉर्चरी भी है, उसके बाद क्या चाहिए उनको? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेड बॉडी, कि ऐसा नहीं है कि बॉडी के साथ कोई भी नहीं है और आपने ऑटोप्सी कर दी। टुमारो अगर वो अननोन पर्सन है, उसके नोन्स मिल गए, तो वो आपको ये पूछेंगे कि हमें तो पता भी नहीं था, आपने ऑटोप्सी किसके कहने पे की। बिल्कुल, देयर आर केसेस, कंसल्ट होनी चाहिए पहले। यस द बॉडी कंसल्ट आईओ की इज एनफ, बिकॉज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो बॉडी होती है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के अंडर होती है। हम जो रिक्वेस्टेशन लेते हैं वो लेते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से, नॉट बाय द रिलेटिव्स। यस, बट आइडेंटिफिकेशन मस्ट बी डन बाय रिलेटिव्स, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, एंड बाय द कांस्टेबल हु हैज केप्ट द बॉडी इनसाइड द मॉर्चरी, क्योंकि उसको पता होता है मैंने किसकी बॉडी मॉर्चरी में रखी है। तो उस आईओ की, उस कांस्टेबल की हु इज अकम्पनिंग द बॉडी एंड द रिलेटिव्स ऑफ द पेशेंट, उनको आइडेंटिफाई करनी है बॉडी बिफोर पोस्टमार्टम। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि जो हर एक इंसान को पता होनी चाहिए। अब हमें सब चीजें मिल गई, दीज ऑल थिंग्स इज इन आवर हैंड। उसके बाद डॉक्टर साहब को ये देखना है कि अगर ये डेथ हॉस्पिटल में हुई है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का, तो उसको ये भी चाहिए कि वो प्रिजुडिस ना करे कि मतलब ये ऐसे मरा है वैसे मरा है। उसको ये चाहिए कि वो इसकी केस शीट्स लाए, क्योंकि हॉस्पिटल में डेथ हुई तो केस शीट्स होंगे। अगर 2 दिन वो एडमिट रहा है तो उसको क्या दिया गया है, कितना फ्लूइड दिया गया है, कितना क्या दिया गया है, उनका अपरेंट कॉज ऑफ डेथ भी क्या था, वो भी उनको देखना चाहिए था पहले। उसके बाद ही यू शुड स्टार्ट द ऑटोप्सी। तो ऑटोप्सी में 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्रेम्बल, जिसको हम बोलते हैं। सेकंड पार्ट इज बॉडी ऑफ द पोस्टमार्टम रिपोर्ट। थर्ड इज ओपिनियन। सो जिस प्रेम्बल में क्या लिखना है? प्रेम्बल में वी आर राइटिंग द डिटेल्स ऑफ द डेड बॉडी, कि उसका नाम क्या है, उनके फादर का क्या नाम है, उनकी एज कितनी थी, वो किस प्लेस से ताल्लुक करते थे, वो किस रिलीजियस से ताल्लुक करते थे। बहुत सारी चीजों में हमें वो भी इंपॉर्टेंट होता है। कहीं डॉक्टर साहब ये भी होता है, अगर हम बात करना चाहेंगे कि जैसे आपने आइडेंटिफिकेशन का आपने बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन का। मान लेते हैं कोई ऐसी बॉडी है जिसके हवाले से कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, और ऐसा भी कहीं कहीं हुआ है कि मतलब जब बॉडी है वो वहाँ पे बहुत टाइम के बाद रही, अब उसके फिंगरप्रिंट्स के जरिए से भी आपको पता नहीं चल सकता। अगर उसके फिर बाद में आएंगे, फिंगरप्रिंट से भी पता नहीं चलता है, वैसे भी पता नहीं चलता है, फिर आप डीएनए पे पहुंचते हैं। थोड़ा सा हमारे पास वक्त कम है, ये बहुत ही हमने आगाज में ही कहा है, बहुत ही दिलचस्प मौजू है, इंपॉर्टेंट मौजू है ये। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में जो चीज़ें हमें रहेंगी वो हम अगले किसी शुमारे में उसको डिस्कस करेंगे। ये बताइए कि वो किस तरह से उसकी आइडेंटिफिकेशन फिर हो सकती है। जी, अगर आप बात कर रहे हैं, हम उनको बोलते हैं अनआइडेंटिफाइड केसेस। तो अनआइडेंटिफाइड केसेस में, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर अनआइडेंटिफाइड बॉडी है, वी usually tell the investigating officer to please take the photographs, necessary photographs of the body and publish in the newspapers. हम 72 घंटे वेट कर सकते हैं, 72 आवर्स के लिए ऐसे केसेस के लिए वेट कर सकते हैं। मे बी he'll be identified, he or she will be identified। मान लीजिए अब शक्ल भी नहीं है वैसे। नहीं, मैं इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ ना, शक्ल भी नहीं है, बट जो भी है, जैसी भी पोजीशन ऑफ द बॉडी थी, सीन ऑफ क्राइम पे, जस्ट टेक ए फोटोग्राफ, हाइड द फेस। हम तो फेस वैसे भी नहीं डालते, जस्ट हाइड द फेसेस, आईज ओनली। फेस तो ऊपर रख देते हैं, आईज को हाइड करने के लिए हम उनको न्यूज़पेपर के लिए बोल देते हैं। वंस दे पुट इन अ न्यूज़पेपर, दे वेट फॉर 72 आवर्स। इफ द आईओ इज कन्विंस्ड दैट मे बी ही विल बी आइडेंटिफाइड, ही विल टेक अनदर 72 आवर्स फॉर द प्रिजर्वेशन। उसको तब तक उस मॉर्चरी के इंचार्ज को प्रिजर्वेशन लेटर देनी पड़ेगी कि मैं 72 घंटे रख रहा हूं, मुझे और 72 घंटे का टाइम दे दीजिए कि हो सके आइडेंटिफाई हो जाए। अगर वो नहीं होता है, नाउ आईओ हैज द अथॉरिटी, ही कैन गो फॉर द ऑटोप्सी। उसको वेट करने की जरूरत नहीं है। अब ये आपका सवाल ये है कि इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। सो आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल एग्जामिनेशन टू इंटरनल एग्जामिनेशन, सब कुछ इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन की। इट्स नॉट ओनली डीएनए। डीएनए तो हमने ले लिया, अगर कोई क्लेम ही नहीं कर रहा है तो डीएनए मैच किससे करेंगे?
बिकॉज यू हैव टू मैच द डीएनए विद समबडी, तभी जाके आप बोलेंगे कि आइडेंटिफाइड हो गया रिश्तेदार वगैरह। यस, बट उसके बगैर भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी वसादत है जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि ये मेल और ये फीमेल अराउंड द एज ऑफ 45 to 50 होगा, ये बंदा 6.1 फीट होगा, ये बंदा 4 दिन पहले कोई ऐसा प्रोसीजर बॉडी में करा चुका है जो पॉसिबिलिटी है कि इस क्लिनिक में करा चुका हो। तो दीज आर कॉल्ड कोलैबोरेटिव एविडेंसेस। तो हम बता सकते हैं कि ये अगर मरने वाला जो है ये कितना, मतलब जब ये जिंदा होगा तो कितने इसकी हाइट हो सकती है, कितना क्या इसका सेक्स हो सकता है। समटाइम्स पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है बॉडी, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ मेल और फीमेल ऑल्सो। सो इन दैट केस ऑल्सो वी हैव डिफरेंट पैरामीटर्स वेयर वी कैन से अप्रॉक्सिमेटली ही वाज अ बाय सेक्स ही इज अ मेल, नॉट विद द एक्सटर्नल फीचर्स। किसके साथ इसको वाबस्तगी है? अब आइडेंटिफाई करना कि अगर 5 मिनट के लिए वहां से लवाकिन 4 है, 3 है, Right, जो उनको बोलते हैं कि हमारी है, लेकिन उस चीज के लिए तो डीएनए ये लाजमी है, डीएनए बहुत जरूरी है। उससे तो यस मैं तो आपको बता रहा हूं कि डीएनए तो लेना ही लेना है, बट आई एम टेलिंग यू द अदर फीचर जिससे आईओ को हेल्प हो जाए। फॉर एग्जांपल दिल्ली में एक रिपोर्ट लिखी गई है कि मेरा बेटा 6 फीट 4 इंच का था, वो 10 दिन से गायब है, वो मिल नहीं रहा है, बट कश्मीर में हमें उसी डाटा का बंदा मिल रहा है जिसकी हमने ऑटोप्सी की है। तो दैट कुड बी मैच, वो जब आएंगे तो उनका डीएनए मैच अगर होगा तो इट इज देयर बॉडी। तो किस तरह का आखिर पे मुख्तसरन एक लाइन में आपका मैसेज होगा बैसित नोडल ऑफिसर? सर मेडली पार्क के लिए ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे जेएंडके के जितने डॉक्टर साहब हैं जो रजिस्टर हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, बट जो होना बाकी है वो अपने आप को मेडली पार्क में रजिस्टर करें इररेस्पेक्टिव ऑफ दियर डिजिग्नेशन, सो दैट कि मेडली पार्क की ट्रेनिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो। डॉक्टर रज़िया मंजूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन के अंदर को अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आधे घंटे से देखा, आगाज में ही हमने कहा था बहुत ही दिलचस्प मौजू है, आज पूरी तरह से बात नहीं हो पाई। अगले शुमारे में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।